इलाहाबाद है। इसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। यह समस्त तीर्थों के अधिपति हैं और सप्तपुरिया इनकी रानी कही जाती हैं। इसकी गणना भारत के प्राचीनतम तीर्थों में होती है और त्रिस्थली में भी यह एक तीर्थ है। यहाँ गंगा, यमुना तथा सरस्वती नदियों का संगम होता है, अतः स्थान का महत्व और बढ़ जाता है। यहाँ 12वें वर्ष में कुंभ मेला लगता है और 6ठे वर्ष में अर्धकुंभ मेला लगता है। संगम में स्नान करने से प्राणी सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। यहाँ के किले में एक अक्षय वट या कल्प वृक्ष है, जिसके दर्शन से ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो जाता है। माघ महीने में जो व्यक्ति प्रयाग संगम में स्नान करता है, उसके पुण्य फल का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत की कुछ बूंदें यहाँ भी गिरी थी। प्राचीन काल में यहाँ अनेक यज्ञ हुए थे, तभी से इसका नाम प्रयाग पड़ा तथा यज्ञ स्थलों में प्रमुख होने के कारण इसे प्रयागराज भी कहा जाता है। इस स्थल पर प्राचीन काल और आधुनिक काल में अनेक धर्म सम्मेलन, सत्संग आदि आयोजित किए जाते हैं, अतः यह स्थान गौरवशाली हो गया है। इस नगर में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जैसे संगम स्नान। संगम स्थल वास्तव में एक पवित्र स्थल है जो शासन द्वारा निर्मित है और इसमें स्नान करने हेतु बाकायदा निश्चित फी ली जाती है। इस स्थल पर 2 नावों के मध्य जल के अंदर एक छोटा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो लकड़ी का है और कृत्रिम कुंड बन जाता है। यहाँ वास्तविक संगम देखा जा सकता है। यमुना का जल पारदर्शी नीला हरा होता है, जबकि गंगा का जल प्रायः मटमैला होता है। इसमें डुबकी लगाकर अल्प समय में ही बाहर आना पड़ता है, क्योंकि निश्चित संख्या में ही यात्री एक बार में इस स्थल पर डुबकी लगा सकते हैं, अतः समय कम दिया जाता है। नदियों की स्थिति देखते हुए इसका स्थान परिवर्तित होता रहता है। चूंकि यह स्थान शासकीय अधिग्रहण में है, अतः पंडे यहाँ प्रवेश नहीं कर पाते हैं और यात्री परेशानी से बच जाते हैं। प्राचीन किला। संगम से लगा हुआ ही एक प्राचीन किला है, जिसमें भारतीय सेना आदि का कार्यालय है और कुछ अधिकारी निवास भी करते हैं। इस किले में ही कल्प वृक्ष स्थित है, जिसका दर्शन यात्री निश्चित समय में ही कर सकते हैं। हनुमान मंदिर। किले के पास ही एक विशिष्ट हनुमान मंदिर है, जहां मूर्ति लेटी हुई है और बाढ़ आने पर कभी कभी हनुमान जी की मूर्ति जलमग्न भी हो जाती है। कल्पवास। यात्री माघ महीने में प्रयाग के संगम स्थल पर झोपड़ियों में रहकर नियमित स्नान कर पुण्य प्राप्त करते हैं। इसे ही कल्पवास कहा जाता है। श्री शंकर मंडप। संगम क्षेत्र में बांध के निकट दक्षिण शैली में बना यह एक आकर्षक मंदिर है। इसके प्रथम खंड में मीनाक्षी का मंदिर है। गर्भगृह में आदि शंकराचार्य के जीवन की घटनाएं उत्कीर्ण की गई हैं। दूसरे खंड में तिरुपति के वेंकटेश्वर बालाजी के दर्शन होते हैं। मंडप का तीसरा खंड अपने ढंग का अद्वितीय है। यहाँ 12 टन भार का ऐसा शिवलिंग स्थापित है जिसके 1008 मुख हैं। छठा, ललिता देवी। नगर में देवी की 2 मूर्तियां हैं, एक अक्षय वट के पास और दूसरी मीरापुर नामक स्थान पर है। किले में स्थित ललिता देवी के पास भैरव भव भी स्थित है। यह स्थान 52 शक्ति पीठों में एक जाएगा। एक पवित्र तीर्थ स्थान है जहां गंगा, यमुना व सरस्वती 3 पवित्र नदियों का मिलन होता है। ये शहर अपनी संपन्नता, वैभव और धार्मिक गतिविधियों के लिए जाना जाता रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस नगर का प्राचीन नाम प्रयाग ही है। यह माना जाता है कि 4 वेदों की प्राप्ति के पश्चात ब्रह्मा ने यहीं पर यज्ञ किया था। इसीलिए सृष्टि की प्रथम यज्ञ स्थली होने के कारण इसे प्रयाग कहा जाता है। कालांतर में मुगलिया सल्तनत के 6ठे बादशाह अकबर इस नगर की धार्मिक और सांस्कृतिक ऐतिहासिकता से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने इस नगरी को ईश्वर या अल्लाह का स्थान कहा। इसका नामकरण करते हुए इलाहावास किया, अर्थात जहां पर अल्लाह का वास होता है। और कालांतर में मुगलिया सल्तनत के 8वें बादशाह व अकबर के पोते शाहजहां ने इलाहावास का नाम इलाहाबाद बना दिया। पौराणिक काल से ही प्रयाग अत्यंत पवित्र नगर माना जाता रहा है, जिसकी पवित्रता गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम के कारण है। वेदों से लेकर पुराणों तक, संस्कृत कविताओं से लेकर लोक साहित्य के रचनाकारों तक ने इस संगम की महिमा का गान किया है। इसी कारण इलाहाबाद को संगम नगरी
कुंभ नगरी और तीर्थराज भी कहा जाता है। प्रयाग के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कुलुष पुंज कुंजर मगराऊ, सकल काम पद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रकट प्रभाव। प्रागैतिहासिक इतिहास। यदि प्रागैतिहासिक काल को देखा जाए तो इलाहाबाद और मिर्जापुर के मध्य स्थित बेलन घाटी में पुरापाषाण काल के पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए थे। बेलन घाटी में विंध्य पर्वत के उत्तरी पृष्ठों पर लगातार 3 अवस्थाएं पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल एक के बाद एक पाई जाती है। भारत में नवपाषाण युग की शुरुआत ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के आसपास हुई थी। इसी समय से उपमहाद्वीपों में चावल, गेहूं, जौ जैसी फसलें उगाई जाने लगी थी। इलाहाबाद जिले के नवपाषाण स्थलों की यह विशेषता है कि यहाँ ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से ही चावल का उत्पादन होता था। इसी प्रकार वैदिक संस्कृति का उद्भव भले ही सिंधु घाटी सभ्यता से हुआ हो, पर विकास पश्चिमी गंगा घाटी में ही हुआ है। मौर्यकालीन इतिहास। मौर्य काल में पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तक्षशिला के साथ कौशाम्बी व प्रयाग भी चोटी के नगरों में थे। प्रयाग में मौर्य शासक अशोक के 6 स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। संगम तट पर किले में स्थित 10.6 मीटर ऊंचा अशोक स्तंभ 222 ईसा पूर्व का है, जिस पर 3 शासकों के लेख गुदे हुए हैं। गुप्तकालीन इतिहास। प्रयाग गुप्त काल के शासकों की राजधानी भी रहा है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेख द्वारा रचित प्रयाग प्रशिस्त उसी स्तंभ पर खुदा है जिसे हम अशोक स्तंभ कहते हैं। प्रयाग में प्राप्त 448 ईस्वी के गुप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि 5वीं सदी में भारत में दार्शनिक पद्धति यही ज्ञात थी। कामसूत्र के रचयिता मलिंग वात्स्यायन का जन्म भी कौशाम्बी में ही हुआ था। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट माने जाने वाले हर्षवर्धन के समय में भी प्रयाग की महत्ता अपने चरम पर थी। घाट परंपरा। प्रयाग में घाटों की एक ऐतिहासिक परंपरा रही है। यहाँ स्थित दशाश्वमेध घाट पर प्रयाग महत्व के विषय में मार्कंडेय ऋषि द्वारा अनुप्राणित होकर धर्मराज युधिष्ठिर ने 10 यज्ञ किए और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना भी यहीं से की थी। प्रभु श्री राम के वंशज महाराज इला यहीं राज्य किया करते थे। उनकी संतान व चंद्रवंशी राज पुरवरा और गंधर्व मिलकर इसी घाट के किनारे अग्निहोत्री किया करते थे। धार्मिक अनुष्ठानों और स्नान आदि हेतु प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट वह जगह है जहां पर यमुना पूरी दृढ़ता के साथ स्थिर हो जाती है। त्रिवेणी घाट से ही थोड़ा आगे संगम घाट है। 1538 ईस्वी में अकबर द्वारा निर्मित ऐतिहासिक किले की प्राचीरों को जहां यमुना स्पर्श करती है, इसी घाट से पश्चिम की ओर थोड़ा बढ़ने पर अदृश्य सलीला सरस्वती नदी के समकृत सरस्वती घाट है। रसूलाबाद घाट प्रयाग का सबसे महत्वपूर्ण घाट माना जाता है। 1838 में अंग्रेजों ने अकबर के किले का पुनर्निर्माण करवाया। इस किले में भारतीय और ईरानी वास्तुकला का मेल आज भी कहीं कहीं दिखाई देता है। इस किले में 2032 ईसा पूर्व का अशोक का स्तंभ, जोधाबाई महल, पातालपुरी मंदिर, सरस्वती कूप और अक्षय वट स्थित है। इसी प्रकार मुगलिय शोभा बिखेरता खुसरो बाग मुगलिय सल्तनत के 7वें बादशाह जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो द्वारा बनवाया गया था। यहाँ खुसरो, उसकी माँ और बहन सुल्तानु निशा की कब्रें हैं। अंग्रेजों का अधिकार। 1764 के बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर आधिपत्य कर लिया, पर मुगलिय सम्राट शाह आलम द्वितीय अभी भी नाम मात्र का प्रमुख था। अंततः बंगाल के ऊपर कानूनी मान्यता के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने शाह आलम को 26 लाख रुपए एवं कड़ा व इलाहाबाद के जिले भी जीत कर दिए। सम्राट को 6 वर्षों तक कंपनी ने इलाहाबाद के ही किले में बंदी बनाकर रखा। पुनः 1801 में अवध के नवाब को अंग्रेजों ने सहायक संधि हेतु मजबूर कर गंगा यमुना के दोआब पर कब्जा कर लिया। उस समय इलाहाबाद प्रांत अवध के ही अंतर्गत आता था। इस प्रकार 1801 में इलाहाबाद अंग्रेजों की अधीनता में आया। स्वतंत्रता आंदोलन में भी भूमिका।
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी इलाहाबाद की एक अहम भूमिका रही। राष्ट्रीय नवजागरण का उदय इलाहाबाद की ही भूमि पर हुआ, तो वहीं गांधी युग में यह नगर प्रेरणा केंद्र बना रहा। कांग्रेस पार्टी के 3 अधिवेशन यहीं पर हुए हैं। 1888, 1892, 1910 में क्रमशः जॉर्ज यूल, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सर विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में हुए। महारानी विक्टोरिया का 1 नवंबर 1858 का प्रसिद्ध घोषणा पत्र यहीं स्थित मिंटो पार्क में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड केनरिंग द्वारा पढ़ा गया था। नेहरू परिवार का पैतृक आवास स्वराज भवन और आनंद भवन भी यहीं पर स्थित है। क्रांतिकारियों की शरण स्थली। उदारवादी व समाजवादी नेताओं के साथ साथ इलाहाबाद क्रांतिकारियों की भी शरण स्थली रहा है। चंद्रशेखर आजाद ने यहीं पर अल्फ्रेड पार्क में 27 फरवरी 1931 को अंग्रेजों से लोहा लेते हुए ब्रिटिश पुलिस अध्यक्ष नॉट बाबर और पुलिस अधिकारी विश्वेश्वर सिंह को घायल कर कई पुलिस जनों को मार गिराया और अंततः खुद को गोली मारकर आजीवन आजाद रहने की कसम पूरी की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय सन 1887 में स्थापित पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अपनी ही अलग ऐतिहासिकता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की शैक्षणिक राजधानी भी इलाहाबाद को ही कही जाती है। प्रशासनिक स्थल। अंग्रेजों द्वारा मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता उच्च न्यायालय के बाद देश का चौथा सबसे पुराना उच्च न्यायालय, जो कि 1866 में आगरा में स्थापित हुआ था, जिसे 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। इसी वजह से इलाहाबाद को उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भी कही जाती है। कुंभ मेला। संगम तट पर लगने वाले कुंभ मेले के बिना प्रयाग का इतिहास अधूरा है। प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ पर महाकुंभ मेले का आयोजन होता है, जो कि अपने में एक लघु भारत का दर्शन करने के समान है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष लगने वाले माघ स्नान और कल्पवास का भी आध्यात्मिक महत्व